जय हिंद, जय भारत। इंडिया ई बुक के आज के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज का कक्षा का विषय है एमए पॉलिटिकल साइंस एमपीएस फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर यूनिट 3 राइट्स। तो तो हम आज के क्लास के शुभारंभ कर देंगे कुछ ही देर में। उसके पहले कुछ जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। इंडिया ई बुक आप लोगों के लिए लेके आया है वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस। अब हर संडे आपका करंट अफेयर्स का क्लास होगा और साथ में साथ आप पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप बहुत उपयोगी होगा। तो 6 मार्च 2022 से शुरू होने जा रहा है इंडिया ई बुक की तरफ से करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आप यूट्यूब से जुड़े रहिए, आपको यहाँ से क्लास मिल जाएगा। और क्लास का नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप के कैटालॉग सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स। तो कुछ ही देर में हमारा आज का MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का थर्ड यूनिट राइट्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना इग्नू का स्टडी मटेरियल, रफ कॉपी और जो जो चीज़ ज़रूरी है वो आप लेके बैठ सकते हैं। तो एक नज़र देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो इग्नू के जैसे आप लोग जानते हैं, इग्नू का MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी में 2 बुक प्रोवाइड किया है इग्नू ने। पहला बुक में आपका देखिए, पहला बुक में आपका 14 यूनिट्स है, जिसमें हम आज थर्ड यूनिट करेंगे राइट्स। तो शुरू करते हैं। तो इस यूनिट में हम लोग क्या क्या विषय के ऊपर चर्चा करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद राइट्स मीनिंग एंड नेचर। राइट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है। राइट के साथ क्लेम्स भी, क्लेम्स का मीनिंग क्या है, पावर्स का मीनिंग क्या है, वो भी देखेंगे। उसके बाद राइट्स के कुछ थ्योरी देखेंगे, जैसे 5 थ्योरी मेनली है आपके किताब में। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, थ्योरी लीगल राइट्स, द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, द सोशल वेलफेयर ऑफ राइट्स, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क देखेंगे, राइट्स ऑफ द पीपल, लेस्किस थ्योरी ऑफ राइट्स, थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। बस इतना ही, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये सब चैप्टर जो है आपका 1 से लेकर 7 यूनिट तक आपका पूरा बेस है पॉलिटी का। उसके बाद मतलब ये वाला चैप्टर अगर सभी टर्म आपको अच्छे से समझ आए तो आप नेक्स्ट वाला चैप्टर इजीली कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए। तो शुभारंभ करते हैं यहाँ से। तो क्या है राइट्स? राइट्स क्या है? सोशल क्लेम्स है जो हम लोगों को हेल्प करता है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। राइट्स आर rightly called social claims which help individuals attain their best selves and help them develop their personalities. If democracy is to be governed of the people, it has to exist for them. अगर डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है तो राइट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। पकड़ लीजिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी उन होता है तो डेमोक्रेसी में जाके हम लोगों को गवर्नमेंट बना के चलाता है पूरे इंडिया को। तो उन लोगों को कुछ मतलब राइट हम लोगों के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, और जो राइट हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, जैसे आप पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स का चर्चा किया गया है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स हमारा। स्टेट्स नेवर गिव राइट्स, दे ओनली रिकॉग्नाइज देम। स्टेट क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, राइट नहीं देता है। राइट एक्चुअली किसका होता है? हम लोग इंडिविजुअल का राइट होता है। गवर्नमेंट्स नेवर ग्रांट राइट्स, दे ओनली प्रोटेक्ट देम। तो गवर्नमेंट राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है पता है?
अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का कुछ होता है, इंडिया में कैसा चलता है, सुप्रीम कोर्ट है और आर्टिकल 32 आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है। जहाँ पे भी आप मतलब डिप्राइव्ड हुए, आपका फंडामेंटल राइट्स का कुछ हानि हुआ, आप सीधे आर्टिकल 32 लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक्चुअली इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मतलब हम लोग अगर फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के मतलब किसी और राइट्स, लीगल राइट्स, उसका कुछ हनन हो जाए तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। उसका कोर्ट में जाने का प्रोसीजर है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो राय हुआ है, मतलब जो और डिक्री व ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होने से आप मतलब हाई कोर्ट में जा सकते हो अपील कर। वहाँ पे भी एक्सेप्शन का बात आता है, मतलब हाई कोर्ट एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। उसके बाद अगर हाई कोर्ट का डिसीजन से आप मतलब सहमत नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ऐसे इंडिया का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में कुछ हानि हो जाए, आपको आप डिप्राइव्ड हो जाए आपका फंडामेंटल राइट्स किसी मतलब सर गवर्नमेंट का किसी एक्ट से, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट तो हमारा एक ही है, आप लोग जानते हैं, दिल्ली में बहुत दूर है, तो आर्टिकल 32 कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इसलिए इसके लिए मतलब हमारा पास में अपना अपना स्टेट का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे भी हम जा सकते हैं। तभी आर्टिकल 226 लेके वही फंडामेंटल राइट्स के लिए सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एक्चुअली हाई कोर्ट का प्रोविज़न इसलिए बनाया गया है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है और बहुत दूर है। असम का आदमी या साउथ इंडिया का आदमी, कर्नाटक, बांग्लादेश, सब के लिए बहुत दूर हो जाएगा। केरला के आदमी, अगर यूपी वाले हैं मतलब गाजियाबाद साइड, तो उन लोगों के लिए हाई कोर्ट दूर है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 लेके। तो हम लोग कहाँ पे थे? स्टेट्स नेवर गिव राइट्स, दे ओनली रिकॉग्नाइज देम। गवर्नमेंट्स नेवर ग्रांट राइट्स, दे ओनली प्रोटेक्ट देम। राइट्स emanate from society, from peculiar social conditions, and therefore they are always social. Rights are individual rights. They belong to the individuals. They exist for the individuals. They are exercised by them so as to enable them to attain the full development of their personalities. तो राइट क्या है, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देख लिया, अभी राइट का मीनिंग देख लेते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो राइट्स आर लीगल, सोशल एंड इथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम और एंटाइटलमेंट। दैट इज, राइट्स आर द फंडामेंटल normative rules about what is allowed of people or owed to people according to some legal system, social convention, or ethical theory. Rights belong to the individuals and therefore they are not of the state. राइट किसका होता है? राइट स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट मतलब आप लोग आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार ऐसा मत समझिएगा। यहाँ पे स्टेट वो होता है, स्टेट मतलब पूरा इंडिया। स्टेट रेलवे भी एक स्टेट है, जिसका मतलब खुद गवर्निंग बॉडी हो है, वो सैलरी भी प्रोवाइड करता है, मतलब वो पूरा स्टेट कहा जाता है पॉलिटी में। तो पॉलिटी में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में जब भी आप स्टेट का नाम सुने तब मत सोचिएगा कि ये किसी इंडिया का किसी स्टेट के बारे में बोल रहा है। असम भी एक स्टेट है, वेस्ट बंगाल भी एक स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन के वाइज, क्योंकि वेस्ट बंगाल का एक गवर्नमेंट है, असम का एक गवर्नमेंट है, कर्नाटक का एक गवर्नमेंट है, वो लोग मतलब अपना स्टेट को चला रहे हैं। तो ऐसे रेलवे भी एक स्टेट है और इंडिया भी एक स्टेट है। ऐसे तो कंट्री है, वो तो जियोग्राफिकली बात है, लेकिन पॉलिटी में जब 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 भी सोचेंगे तभी इंडिया भी एक स्टेट है, स्टेट कहा जाता है। ठीक है। राइट्स आर इंडिविजुअल्स राइट्स एंड देयरफॉर दे आर कंडीशंस नेसेसरी फॉर देयर डेवलपमेंट। राइट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सोशल नेचर and as such the result of our membership of the society। हम लोग अपना सोसाइटी का क्या है, सभी अपने अपने सोसाइटी का मेंबर है। हम लोगों का मेंबरशिप का वो रिवार्ड जैसे समझ लीजिए। राइट, हम जो मेंबर है,
किसी मतलब आप एनजीओ में ज्वाइन किए हो, आपका मेंबर हुए, कुछ मतलब आपको मिलेगा ना प्रिविलेज। आप उस एनजीओ से मतलब सस्ते में माल खरीद सकते हैं, या आप एनजीओ नहीं ट्रस्ट से, अगर पकड़ लीजिए कोई मतलब ट्रस्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्ड किया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में से आप लोन भी ले सकते हैं। 10 आदमी मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फॉर्म किया, सभी मतलब हर महीना कुछ कुछ पैसा डालते रहता है सभी एक। उसके बाद मतलब जिस एक किसी को मतलब प्रयोजन हो उसका, मतलब कुछ अनसर्टेनिटीज हो जाए, तभी वो वहाँ से वो फंड से पैसा निकाल सकता है। तो इसका यही बेनिफिट है। तो ऐसे ही सेम हम लोग जब भी अपने सोसाइटी का क्या है, हम लोग अपने अपने सोसाइटी का एक मेंबर है, इसलिए हम लोग को सोसाइटी के तरफ से कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, जिसको ही राइट बोलते हैं। किसको मिलते हैं? हम लोग कौन है? इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक नज़र देख लेते हैं क्या क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। सेकंड पार्ट, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक पूरा फंडामेंटल राइट्स है। तो पहले एक्चुअली शुरू होता है 14 से फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली 12 जो है वो स्टेट का डेफिनेशन देता है, वो वाला स्टेट, असम या वेस्ट बंगाल वाला स्टेट नहीं, वो पूरा इंडिया और रेलवे सभी, जिसका मतलब एक खुद गवर्निंग बॉडी रहता है, वो गवर्न करता है, वो सैलरी भी पेमेंट करता है, पूरा कंट्रोल करता है, उसको स्टेट बोलते हैं। तो 12 ने, आर्टिकल 12 ने स्टेट का डेफिनेशन दिया, 13 ने और सब बोला जो जो लॉ पहले था इंडिया, उसके बाद वो फंडामेंटल राइट्स को मतलब डिप्राइव कर रहा है, तो सब लॉ वॉइड हो जाएगा। या संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स को मतलब डिप्राइव करे। तो उसके बाद से आर्टिकल 14 से हमारा राइट्स शुरू होता है। तो एक्चुअली पहले जब राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो अब 7 राइट्स था। उसके बाद अमेंडमेंट के द्वारा 1960 ऐसा कुछ याद नहीं है ठीक ठीक, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा कब मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। तो ये अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में 6 ही राइट है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी करके भी एक था, जो मतलब अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब वो आप पूरा स्टोरी सुन लीजिए। तो क्या हुआ था, मतलब जब राइट टू प्रॉपर्टी था, हम हर किसी अपने अपना प्रॉपर्टी रख सकते, तो भी जब इंडिया में पहले जमींदारी प्रथा आ गया था सातवाहन साम्राज्य के टाइम पे, तो तभी मतलब बहुत सारा, सातवाहन से पहले भी आया था, तो सातवाहन के टाइम से पूरा मतलब शुरू हो, पूरा मतलब बड़ा बढ़ चढ़ के शुरू हो गया था। तो ज़मींदार जो लोग थे उन लोगों का इतना इतना ज़मीन रहते थे, वो लोग मतलब गवर्नमेंट को ज़मीन प्रोवाइड नहीं करते थे रास्ता बनाने के लिए, या मतलब सरकारी जो होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। तो इसलिए सरकार ने देखा मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ज़मींदार ज़मीन नहीं छोड़ रहे, इसलिए ये वाला संशोधन करना पड़ा। तो संशोधन करके इसको यहाँ से निकाल के सीधे 300 सीरीज में डाल दिया आर्टिकल का। तभी मतलब राइट टू प्रॉपर्टी अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अभी राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट्स है। कौन सा अमेंडमेंट था 1960 के सीरीज में पूरा याद नहीं है, आप लोग राइट टू प्रॉपर्टी सर्च करके एक बार चेक कर लीजिएगा। ये वाला मतलब वैल्यू एडिशन है। ऐसा पॉइंट अगर एग्जाम में आप लिखे जो अमेंडमेंट कितना नंबर अमेंडमेंट से मतलब चेंज हुआ, तो आप लोगों के लिए और स्कोरिंग होगा अगर एग्जामिनर का नज़र पड़ जाए इस लाइन में। ऐसा कुछ मतलब बात जो आप लोगों को लगे, जो एग्जामिनर का दिमाग में मतलब हिट करेगा, तो मतलब अंडरलाइन करके आइएगा एग्जाम में। कलर चेंज मत कीजिएगा, अगर ब्लू पेन से लिख रहे हैं एग्जाम में ब्लू से ही लिखिए, अंडरलाइन बस कीजिए, मतलब कैसे भी एग्जामिनर का आके पड़ जाए। ठीक है। राइट्स, क्लेम्स एंड पावर्स। जब भी राइट्स का बात आता है तभी क्लेम्स और पावर्स का भी बात आएगा। तो कैसे क्लेम्स और राइट्स एंड पावर्स रिलेटेड है हम देखते हैं। राइट्स आर इंडीड क्लेम्स, बट एवरी क्लेम इज नॉट ए राइट। राइट क्या है? इंडीड क्लेम है, लेकिन सभी क्लेम राइट नहीं है। ए क्लेम इज नॉट ए राइट इफ इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो हमारा इंडिया का गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट क्या करता है? राइट। गवर्नमेंट राइट को ग्रांट करता है क्या? ओनली रिकॉग्नाइज करता है। गवर्नमेंट राइट को ग्रांट नहीं करता है, ओनली रिकॉग्नाइज करता है। अगर राइट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? राइट नहीं होगा। वही बात है यहाँ पे।
क्लेम जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तभी वो राइट होगा। इट इज़ नॉट ए राइट इफ इट इज़ नॉट एनफोर्स्ड। अगर एनफोर्स भी नहीं होगा, एनफोर्स का मतलब ऐसा है, समझ लीजिए, मतलब कोई कानून बना लिया आप लोग ने, उसको लागू नहीं किया, एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 26 जनवरी 1950, वो वाला जो डेट है एनफोर्समेंट का डेट, वही विथ इफेक्ट फ्रॉम भी हम लोग बोलते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया है, तो उसको हम एनफोर्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लेम्स व्हिच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड आर एम्प्टी क्लेम्स। जो क्लेम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी क्लेम्स। क्लेम्स नॉट एनफोर्स्ड आर पावरलेस क्लेम्स। जो क्लेम्स एनफोर्स नहीं होता है वो क्या है, पावरलेस है। अगर कोई कानून बना लिया आपने किताब में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कानून संसद में पारित कर लिया, लेकिन वो विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब एप्लीकेबल नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ फायदा होगा क्या, तो पावरलेस ही बोलते हैं इसको। तो उसके बाद है क्लेम्स बिकम राइट्स व्हेन आर when they are recognized by society. They become rights when they are maintained and enforced by the state. तो उनको मेंटेन और एनफोर्स कौन करता है, स्टेट करता है। अब ये वाला लाइन एक बार देखिए, क्लेम्स claims become rights when they are recognized by society. They become rights when they are maintained and enforced by the state. Rights are not merely claims, they are social claims. They are not claims, but they are in the nature of claims. What this means is that claims which are social in nature alone are rights. Rights as social claims presuppose the existence of the society. There are no rights, that is social claims, where there is no society. ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। जहाँ पे सोसाइटी नहीं होगा वहाँ पे राइट कहाँ से आएगा, इंडिविजुअल ऐसे ऐसे आज सोसाइटी होने से ही तो राइट आता है। तो राइट का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है सोसाइटी। तो राइट्स एज सोशल क्लेम्स have to have another requisite. They are to be maintained, यहाँ पे have to another होना चाहिए, एक have एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। They are to be maintained, enforced and protected. It is here that the institution of the state has a definite role to play. It is society and not the state that rewards individuals after their having performed their duties with their rights. Rights are social claims, बार बार एक ही वर्ड है, दे आर नॉट पावर्स। राइट्स एंड पावर्स हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड। राइट्स और पावर को हम लोग मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेचर हैज बेस्टोड एवरी इंडिविजुअल विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर टू सेटिस्फाई his or her needs. Power is a physical force. It sheer energy. On the basis of mere force, no system of rights can be established. If a person has power, it does not necessarily mean that he has a right. तो अब मीनिंग ऑफ राइट, तो इन एंशियंट एंड मेडिवल, पहला हो एंशियंट एंड मेडिवल टाइम में सम पीपल एंटाइटल एंजॉय, कुछ कुछ पीपलों को मतलब प्रिविलेज दिया जाता था। तो बट दिस प्रिविलेजेस नो बॉडी कुड गिव हिम इन द नेम ऑफ राइट। पहले जो मतलब एंशियंट और मेडिवल पीरियड में कुछ प्रिविलेजेस दिया जाता है कुछ जनता को, तो उन लोगों को मतलब राइट नहीं बोला जाता था। राइट आर नॉट प्रिविलेजेस बिकॉज दे आर नॉट एंटाइटलमेंट्स। राइट क्या है, एंटाइटलमेंट्स नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, समझ लीजिए ऐसे ही। तो हम लोग अभी डिफरेंस देखते हैं राइट्स का और प्रिविलेजेस का। क्या क्या डिफरेंस है राइट्स और प्रिविलेजेस का। पहला, राइट्स आर आवर क्लेम्स ऑन अदर्स एज आर अदर्स क्लेम्स ऑन अस। राइट्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर जो क्लेम्स है वही राइट्स है। एंटाइटलमेंट्स ऑन द अदर हैंड
आर प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू सम एंड डिनाइड टू अदर्स। एंटाइटलमेंट ऐसे समझ लीजिए जैसे समाज के कुछ सेक्शन के लोगों को कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, वही कुछ फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर या कुछ, इसको आप एंटाइटलमेंट समझ सकते हैं। राइट्स आर यूनिवर्सल इन द सेंस दैट दे आर एश्योर्ड टू ऑल। राइट्स हर किसी के पास होता है। मुकेश अंबानी का राइट्स और आपका, जो आप अभी सुन रहे हैं मेरे क्लास, हमारे इंडिया बुक की क्लास, आपका राइट और मुकेश अंबानी जी या रतन टाटा जी का राइट्स, इंडिया में सभी के राइट्स सेम है। प्रिविलेजेस आर नॉट यूनिवर्सल बिकॉज दे आर पोजेस्ड बाई फ्यू। कुछ लोगों को ही प्रोवाइड किया जाता है एक्चुअली प्रिविलेजेस। आप समझ लीजिए रिजर्वेशन सिस्टम, तो रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो दिया जाता है उसको ही एंटाइटलमेंट या प्रिविलेजेस बोलते हैं। राइट्स आर गिवन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। राइट्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेल फीमेल, अमीर रईस, सबको, अमीर गरीब रईस गरीब सबको सेम ही मिलता है। तो प्रिविलेजेस आर गिवन टू सम और द सिलेक्टेड फ्यू, कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एससी या एसटी या फीमेल लोगों को भी कुछ रिजर्वेशन मिलता है, तो समझ लीजिए। राइट्स आर ऑब्टेन्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, प्रिविलेजेस एज ए मैटर ऑफ पेट्रोनेज। राइट्स emanate in democratic societies. Privileges are features of undemocratic systems. नेचर ऑफ राइट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं, नेचर ऑफ राइट्स। तो नेचर ऑफ राइट्स, द नेचर ऑफ राइट्स इज हिडन इन द वेरी मीनिंग ऑफ राइट्स। राइट का मीनिंग में ही उसका नेचर छिपा हुआ है। जैसे सोसाइटी होना पड़ता है राइट के लिए, इंडिविजुअल का राइट है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है, और सब बात फिर से ही हुई। देखिए, राइट्स आर नॉट ओनली क्लेम्स, दे आर इन द नेचर ऑफ क्लेम्स। राइट्स आर क्लेम्स बट ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट्स। Rights are social. They are social in the sense that they emanate from society at given point of time. They are social because they are never and in fact can never be antisocial. तो antisocial नहीं है rights. They are social because they had not existed before emergence of society, and they are social because they cannot be exercised against the common good परसिप्ड बाय द सोसाइटी। वही घुमा फिरा के एक ही बात है। आप राइट का मीनिंग लिख लीजिए, हो जाएगा ये। फिर एक बार आप देख लीजिए क्या क्या लिखना है नेचर आने से। आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन आने से ऐसा ही आता है, मतलब राइट का नेचर या मीनिंग दोनों एक साथ 10 मार्क का। Rights are response to the society where they exist. The contents of rights are very largely dependent upon the customs and ethos of society at a particular time and place. As the society and its conditions change, so change the contents of rights. It is in this sense that we say that rights are dynamic. डायनामिक का वर्ड क्या होता है आपको पता है? डायनामिक मतलब आप समझ लीजिए रिलायंस जियो का एग्जांपल पूरा फिट है। मतलब मार्केट को पहले प्रिडिक्ट कर लिया, पहले 4G को ले इंडिया में लाया, पहले वोल्टी टेक्नोलॉजी जो वॉइस LTE सर्विस टेक्नोलॉजी है, उनका डाटा से कॉल होता है, वो वाला टेक्नोलॉजी पहला। अभी किसी के पास भी शायद नहीं है वो वाला टेक्नोलॉजी वोल्टी का। तो पहला रिलायंस, वो मतलब डायनामिक है, उसके बाद फॉलो करते हैं। और एग्जांपल जैसे एप्पल कुछ बनाता है, उसके बाद सैमसंग उसको कॉपी करता है, उसके बाद चाइना वाला फ़ोन उसको कॉपी करता है। तो ऐसे डायनामिक मतलब वो खुद मतलब ट्रेंड सेट करते हैं। वो लोग खुद मार्केट को मतलब रिसर्च करके, मार्केट का एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके, पूरा खुद सोच के, उनका मतलब बिहेवियर, पीपल का बिहेवियर का सब कुछ देख के और खुद डिसीजन लेते हैं। सेम राइट्स भी ऐसा ही है, डायनामिक है। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कस्टम्स एंड इथोस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो इथोस मतलब वैल्यूज और कस्टम्स है,
जो चला रहा है बहुत पुराने से, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं राइट्स डायनामिक है। राइट्स आर रेस्पॉन्स टू व्हाट वी डू, दे आर इन द नेचर ऑफ रिटर्न एंड और रिवार्ड्स। रिटर्न और रिवार्ड्स एक ही वर्ड है, समझ लीजिए। दे आर गिवन to us after we have given something to the society to others। तो क्या है वो, मतलब राइट क्या है, एक रिवार्ड ही है। रिवार्ड तो समझ रहे हैं आप, किसी चीज में प्राइज मिलना जैसा होता है ऐसे ही। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन कैरेक्टर, द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी लाइज इन ए compromise between their rights as individuals and the interest of the society to which they belong। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ राइट्स। थ्योरी ऑफ राइट्स में बहुत सारा थ्योरीज है, तो एक एक करके 5 थ्योरी मेनली ऐसा भी आता है एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें से कोई ना कोई राइट का भी आ सकता है, तो एक नज़र देख लेंगे। एक्चुअली 5 थ्योरी से, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, द सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। मार्क्सिस्ट मतलब वो जो कार्ल मार्क्स थे, सुना है ना कार्ल मार्क्स, CPI ब्रैकेट में जो M लिखा होता है इंडिया में, एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, CP कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में M मार्क्सिस्ट, यही वाला वो वाला कार्ल मार्क्स। समझ में आए, उनका मतलब CPI जो ब्रैकेट में M लिखा हुआ है, उन लोगों को मतलब पूरा मार्क्स का फॉलो करते हैं। और इंडिया में और एक है CPI, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो मतलब मार्क्स पूरा मार्क्स को फॉलो कर नहीं करते, कार्ल मार्क्स को। तो वो लोग मतलब लेलिन, और लेलिन मतलब चाहे रशिया का जो, जब रशिया मतलब USSR बन रहा था 1922 में, तब उनका भूमिका था। वो जर्मनी से आए थे और रशिया में, तो अभी तो रशिया में वार चल रहा है, आपको लोगों को पता है। रशिया में नहीं, एक्चुअली यूक्रेन में वार चल, बहुत मतलब क्राइसिस हो गया है, बहुत मतलब इनोसेंट जाने भी जा रहा है। क्या करें, अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी केव में बहुत हालत ख़राब है। इंडिया का स्टूडेंट लोग भी वहाँ पे है, बहुत सारे डॉक्टर लोग अभी भी बहुत सारे हैं वहाँ पे। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डर गया है, आज सुबह तक देखा। तो मतलब केव से जितना दूर हो सके आप लोग भाग जाओ स्टूडेंट, केव में अटैक होने वाला है, ऐसा बहुत ख़राब स्थिति है ओके। अभी तक इंडिया के ऑलमोस्ट 7,000 के से ऊपर शायद स्टूडेंट्स वहाँ पे रह गए। तो हम लोग हमारा क्लास का नेक्स्ट देख लेते हैं, एक एक नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स का। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, तो पहला हमारा राइट जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, जो नेचर की तरफ से हम लोगों को मिलते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ये वाला थ्योरी हम पढ़ते हैं, सुनिए। द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स हैज़ बीन एडवोकेटेड मेनली बाय थॉमस, ये तीनों नाम तुरंत याद रखने से होगा, थॉमस हॉबिस, जॉन लॉकी एंड जे रॉसी। तो उनका जो, बस नाम ही याद रखिए, बहुत टफ होता है याद रखना नाम है सब। This contextualist, after having provided the social contract theory, hold the view that there were natural rights possessed by man in the state of nature, and that these rights were attributed to individuals as if they were the essential properties of man as man। The contextualists if therefore declared the rights are inalienable, imprescriptible, indefeasible। तो राइट क्या क्या है, inalienable, imprescriptible, indefeasible। इतना कठिन कठिन टर्म है, हमको तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा है, वो याद करके लिखना। आप इस वाला वर्ड जोड़ जोड़ के लिख लीजिए।
और फिर next, the theory of natural rights is criticized on many grounds. Rights cannot be natural simply because they were possession of man in the state of nature. For Bentham, the doctrine of natural rights was a ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है. बेंथम करके एक थ्योरिस्ट थे, तो उन्होंने बोला था नेचुरल राइट्स का डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, मतलब वही जो जो उसका डेफिनेशन समझ लीजिए, प्रिंसिपल. द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स वाज ए theoretical nonsense upon stilts. लस्की also rejects the whole idea of natural rights. तो बेंथम लस्की उन्होंने मतलब उस राइट का नेचुरल राइट्स का जो थ्योरी था उनको रिजेक्ट किया है. बुर्की करके और एक थ्योरिस्ट, उन्होंने मतलब कहा when we cannot enjoy the rights of civil and uncivil state at the same time. सिविल और अनसिविल स्टेट का राइट्स एक साथ हम लोग नहीं ले सकते. The more perfect the natural rights are in the abstract, the more difficult is to recognize them in practice. तो ये हम लोगों का नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स खत्म. अभी हम देखेंगे थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स. थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, the idealist theory of rights, which seek to place rights as the product of the state, can be more or less seen as another name of the theory of legal rights. Among the advocates of such theories, the names of Bentham, वो जो आप पहले आप सुने थे जिन्होंने नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज किया था, Bentham, Hegel and Austin can be mentioned. According to them, rights are granted by state regarding rights as a claim which the force of the state grants to the people. The essential features of these theories. तो लीगल राइट्स का कुछ एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है देखते हैं एक बार. द स्टेट डिफाइंस एंड लेज डाउन द बिल्स ऑफ राइट्स. राइट्स आर नाइदर प्रायर नॉर anterior to the state because it is the state which is source of rights. The state lays down a legal framework which guarantees rights. That is the state which enforces the enjoyment of rights. As the law creates and sustains rights, so when content of law changes, the substance of rights also changes. उसके बाद हमारा तीसरा थ्योरी is the historical theory of rights. The historical theory of rights, also called perspective theory, regards the state as the product of a long historical process. It holds the view of the rights grow from tradition and customs. As traditions and customs, जो पुराना ट्रेडिशन और कस्टम चले आ रहा है वही तीज बोलते हैं जिसे, बहुत पुराना काल से. As traditions and customs stabilize owing to their constant and continuous uses, they take the shape of rights. The theory has its origin in the 18th century in the writings of Edmund Burke and was adopted later by sociologists. तो वो एडमंड बुर्के के द्वारा वो लिखा गया था और एडॉप्ट किया गया था भाई सोशियोलॉजिस्ट कुछ दिन मतलब बहुत बाद उसको एडॉप्ट किया था 18th सेंचुरी में. The historical theory of rights is important in so far as it condemns the legal theory of rights. ये क्या करता है, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स को कंडेम कर देता है. It is also important in so far as it denies the theory of natural rights. ये वाला historical rights natural rights को भी डिनाई करता है. The state recognizes the advocates of historical theory of rights argue what comes to stay through long uses. The historical theory of rights suffers from its own limitation. इसका भी खुद का limitation है. It cannot be admitted that all our customs results in rights. सभी कस्टम्स राइट्स नहीं होते. जैसे जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल इंडिया का देखिए, सती सिस्टम डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए राइट नॉर
does infecticide. All our rights do not have their origins in customs. Rights to social security, for example, it is not related to any custom. सोशल सिक्योरिटी भी एक राइट है, लेकिन ये कोई कस्टम नहीं है. और सती सिस्टम जो था वो क्या था, वो राइट था क्या? सतीदाह प्रथा. सोचिए आप इसके बारे में एक बार, हिस्ट्री में जाइए. सिर्फ यूक्रेन और रशिया करने से नहीं होगा. तो नेक्स्ट हमारा चौथा, द सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स. The theory argues that the state should recognize only such rights as help promote social welfare. स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है कौन सा राइट्स, जो प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को. वेलफेयर मतलब सभी को लेके, सभी का समाज का उन्नयन बोलते हैं जिसको, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. Among the modern advocates of the social welfare theory, the name of Ruskin, Pound, and Chaffee can be mentioned. Through Bentham can be said to be its advocate of the 18th century. The theory implies that rights are creation of society in as much as they are based on the consideration of common welfare. Rights are the conditions of good, which means that claims are not conformity with general welfare and therefore not recognized by community do not become our rights. तो नेक्स्ट वाला मार्क्सिस्ट वाला हम थोड़ा सा देख लेते, ज़्यादा नहीं देखेंगे, आप खुद देखिएगा. मार्क्सिस्ट, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, a particular socio-economic formation which have a particular system of rights. उसका राइट्स भी सिस्टम अलग है. तो the state being an instrument in the hands of the economically dominant class is itself a class institution, and the law which formulates is also a class law. So considered, the feudal state through feudal laws protects the system of rights or privileges favoring the feudal system. According to Marx, the class which controls the economic structure of society also controls the political power, and it uses the power to protect and promote its own interests rather than the interests of all. वही वाला पॉइंट मार्क्स को, कार्ल मार्क्स का पहला जो उपलब्धि था, समाज को कुछ मतलब इलाइट क्लास या मोनार्की या एरिस्टोक्रेसी ऐसा मतलब था पहला कौन, तो समाज को ऐसे लोग चलाते थे. तो कार्ल मार्क्स ने देखा वो लोग मतलब सभी के लिए डिसीजन नहीं लेते, वो लोग कुछ अपने अपने लोग के लिए ऐसे ही बना लेते कुछ लोग. तो उन्होंने देखा ऐसा मतलब इनजस्टिस हो रहा है, लेबर जो लोग हैं उन लोगों को अभी डिप्राइव्ड ही किया जा रहा है, तो वो लोग अलग लेवल की सोचते, मतलब उनका जो धारणा था पूरा मतलब आप इमेजिनरी कॉन्सेप्ट कह सकते, मतलब उनका अभी भी बाकी है काम. कार्ल मार्क्स के संबंध में आप एक बार रिसर्च कीजिएगा, अब पढ़िएगा मार्क्सिज्म क्या है, उसके बारे में पूरा इन डेप्थ पढ़िएगा, मार्क्सिज्म वर्ड का मीनिंग क्या है. और मतलब बहुत उनके हिसाब से अभी मतलब जो चल रहा है, जैसे ऐसे सिस्टम नहीं होना चाहिए लिबरल, तो सिस्टम होना चाहिए जो जहाँ पे मतलब लेबर पार्टी के, लेबर लोगों के पास पूरा आंदोलन मतलब कंट्रोल हो. कि वो लोग सोचते हैं मतलब मार्क्सिज्म में ऐसा सोचा जाता है कि लेबर लोग डिप्राइव हो रहे हैं हमेशा, ऐसा हो रहा है, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हो रहा है. लेकिन वो लोग सोचते हैं तो एक दिन आएगा, क्रांति का दिन आएगा जब लेबर लोग सत्ते में बैठे हुए लोगों को गिरा देंगे. ऐसा ऐसा सोचता, बहुत ठीक है उनका भी सोच. तो ऐसा हो रहा है इसलिए तो उन्होंने सोचा जो गवर्नमेंट डिप्राइव करता है भैया, कैपिटलिस्ट लोग जो है वो लोग डिप्राइव करते हैं मार्क्सिज्म को. आप खुद एनालिसिस कीजिए, आप सुनिए, एक सभी स्टूडेंट का एक रिक्वेस्ट है, आप मतलब सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिज्म मतलब मार्क्सिस्ट, ये तीनों का कंपेयर आप खुद एक बार एनालिसिस कीजिए, क्रिटिकली एनालिसिस करना, तभी समझ जाएंगे इसके बारे में. तीनों वर्ड का पूरा एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या तीनों वर्ड कहना चाह रहा है, क्या क्या बोला मैंने, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या मार्क्सिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या होता है. ठीक है.
तो हमारा आज का अगला सेक्शन फ्रेमवर्क ऑफ राइट्स, शायद ये वाला लास्ट ही सेक्शन है। राइट्स तो हमका थ्योरी तो हम पांचों थ्योरी पढ़ लिए, हाँ यही राइट लास्ट ही, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं हमारा आज की कक्षा का, थोड़ी देर में ही हमारा आज की कक्षा का अंतिम टॉपिक, फ्रेमवर्क ऑफ राइट्स। राइट्स आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। The development of human personality depends on the system of rights available to the individual. Different states recognize different rights. जैसे पकड़ लीजिए, मतलब सभी स्टेट का तो राइट्स अलग अलग होगा। जैसे अमेरिका का या इंडिया का थोड़ा तो चेंज होगा ना। जैसे राइट्स अवेलेबल टू द अमेरिकन्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अवेलेबल टू द इंडियंस। A liberal democratic society would give primacy to different rights than a socialistic society. That is why we have classification of rights: moral and legal, legal into civil, political, economic, सोशल, क्या क्या है, बहुत सारा है। हम लोगों उनका मतलब सेपरेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, किसके आधार में, मतलब सोसाइटी के आधार में। जैसे मोरल एंड लीगल, लीगल इनटू सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा नहीं किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। Rights being basic conditions necessary for the development of human personality have to be made available to the individual of all the states. यहाँ पे सेम मीनिंग है स्टेट। आर्टिकल 12 जो वाला स्टेट डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वही स्टेट। द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन, एज एन एजेंडा for the states to recognize and maintain for their respective people. राइट्स ऑफ पीपल, तो क्या क्या राइट्स ऑफ पीपल, राइट्स क्या क्या होता है पीपल का राइट? ए जनरल फ्रेमवर्क ऑफ मेजर राइट्स अवेलेबल टू द पीपल कैन बी ब्रीफली समड अप। देख लीजिए, राइट टू लाइफ जो हमारा भी है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 में, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सेम ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राइट टू इक्वलिटी हैज़ न्यूमरस एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट है इक्वलिटी का। राइट टू फ्रीडम, लाइक राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्साइंस, फेथ, बहुत सारे है। राइट टू एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी कोई मतलब माइनॉरिटी क्लास अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल सकता है, खुद का कॉलेज भी खोल सकता है उसको अगर प्रॉब्लम हुआ। बाकी इन जनरल तो ऐसा है इस एक्ट में, संस्कृत का स्कूल और वो माद्रासा, माद्रासा बोलते हैं, माद्रासा भी है। तो बहुत सारे स्टेट में सुना है, मतलब अभी नहीं है, नहीं है मतलब गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने शायद ऐसा कुछ, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया है इसके बारे में, जो संस्कृत का शिक्षा और मतलब माद्रासा का शिक्षा अब मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एक ही टाइप का स्कूल होगा जैसे हमारा चल रहा है पूरे इंडिया में। आप खुद देखिए, छोड़ ही दीजिए टॉपिक, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है हम लोगों को। हम लोग को आज का पॉलिटिकल पेपर कक्षा खत्म करना है। तो नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पीपल, सर्टेन इकोनॉमिक राइट्स जैसे राइट टू वर्क, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, रेस्ट एंड लेजर। उसके बाद कुछ राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे इकोनॉमिक राइट में पड़ता है राइट टू प्रॉपर्टी भी, जो पहले जो इन हमारा फंडामेंटल राइट्स में था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा वो चेंज कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी। देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ राइट्स टू इट्स सिटीजन, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। वही मैंने जो आप लोग को दिखाया था पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा राइट्स। अभी कितना राइट्स है? 6, पहले कितना था? 7। किसको हटाया गया है था 1960 के सीरीज में? राइट टू प्रॉपर्टी को। क्यों हटाया गया था? ज़मींदार लोग अपना ज़मीन गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे, रास्ता बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी के द्वारा वो लोग मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे। तो तभी उन लोगों के लिए वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स को मतलब चेंज किया गया। मतलब वो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से हटा के दूसरे लीगल राइट्स में से
बैठा दिया। उसके बाद लस्किस थ्योरी ऑफ राइट्स। तो लस्किस थ्योरी ऑफ राइट्स में हॉर्न लस्किस कौन है? और हरलोन हरोल्ड लस्की theoretician है, English Labour Party and political scientist his own right has definite views on the system of rights as expounded in his A Grammar of Politics, first published in 1925 and that then revised almost every second year। हर 2 साल में रिवाइज किया जाता है यही वाला जो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो किताब है, उन 1925 में पहली पब्लिश हुआ था और हर 2 साल में रिवाइव किया जा रहा है, मतलब रिवाइज किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला उनका व्यू है और नेचर ऑफ राइट्स के बारे में हम देखते हैं क्या क्या। दे आर सोशल कंडीशन, क्या मतलब नेचुरल राइट्स आर क्या है? नेचुरल राइट्स आर सोशल कंडीशंस गिवन टू द इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। लस्किस का अपना खुद का व्यू है जो नेचुरल राइट के बारे में व्यू, उनका व्यू में मतलब राइट्स क्या है? नेचुरल राइट्स है सोशल कंडीशंस गिवन टू द इंडिविजुअल्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, जो हम लोग मेंबर है सोसाइटी का, इसलिए सोसाइटी की तरफ से कुछ राइट्स मिलता है हम लोगों को, वही। दे हेल्प promote individual personality, his best self, those social conditions without no man can seek to be his best self. They are social because they are never against social welfare. They were not there before the emergence of society. The state only recognizes and protects the rights by maintaining them। समझ में आया वाला लाइन? मेंटेन करके रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं स्टेट। राइट्स आर नेवर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट राइट्स आर contradiction in terms। They are dynamic in the nature insofar as their contents change according to place, time, and conditions। They go along with duties। In fact, duties are prior to rights। The exercise of rights implies the exercise of duties। ये वाला जो उनका व्यू है वो एक्चुअली राइट का पूरा नेचर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं राइट का नेचर। नेक्स्ट हमारा थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या क्या ह्यूमन राइट्स के बारे में आप लोगों को पता है सभी को? और हर एवरी ह्यूमंस हैव राइट्स, some rights। Human rights are generally be defined as those rights which are inherent to our nature and without which we cannot live as human beings। They are essential because they help us to use and develop our faculties, talents, and intelligence। They base themselves on mankind's increasing demand for a life in which the inherent dignity and worth of each human being will revive, receive not only protection but also respect as well। Human rights lie at the root of all organizations। They permit the entire UN Charter। In the preamble of the UN Charter, चार्टर मतलब एक मतलब मत समझ लीजिए ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, कुछ कानून है, कानून उन लोग का, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। मतलब वो यूनाइटेड नेशंस जो है जो सभी देश को कंट्रोल करता है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, सुना है आप लोगों ने? यूनाइटेड नेशंस का अभी जो वोटिंग हो रहा है, इसमें यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है जिसका सिर्फ 5 मेंबर है। बैठो जिन लोगों को होता है परमानेंट मेंबर बोलते हैं। इंडिया बाकी 10 मेंबर हर साल चेंज होते होते रहते हैं, हर 2-2 साल में। इंडिया अभी मतलब 2 साल के लिए वही यूएनएससी का मतलब अस्थायी मेंबर में है। तो there is a determination to affirm faith fundamental human rights in the dignity and the worth of human persons, in equal rights of woman, and the nations large and small। There is a reference to the promotion of universal respect
for human rights in the Charter's article, or UN Charter का article number 13, 55, 62, 68, 70, 76. The Commission of Human Rights, working under UN Economic and Social Council, after spending about 2.5 years under the chairmanship of Roosevelt, drafted what is known as Universal Declaration of Human Rights. ये वाला क्वेश्चन भी आता है कभी कभी एग्जाम में. डिटेल एनालिसिस, आई डिड डिटेल एनालिसिस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. When the United Nations General Assembly approved the declaration, कब अप्रूव हुआ था यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन? 10 दिसंबर 1948 में. द डे केम टू बी सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स. याद रहेगा आपको ह्यूमन राइट्स डे कब है? 10 दिसंबर है ह्यूमन राइट्स डे. किस लिए शुरू हुआ था? 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशंस का और काउंसिल शुरू किया गया था, इसलिए उस डेट को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे बोलते हैं. ठीक है, तो हमारा आज का कक्षा यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं. तो जाने से पहले आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए. इंडिया बुक आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स का क्लास लेके आ रहा है. हर संडे रात 10 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं. आपका वीकली करंट अफेयर्स हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के लिए, पूरा इंडिया लेवल का किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब पूरा हिंदू, उसके बाद बाकी PIB, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथेंटिक साइट से लिया गया आप लोगों के लिए. उसको साथ में आप लोग PDF भी मिलेगा, आप नोट्स के लिए आप संभाल सकते हैं. आप वीकली करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, या हम लोग प्रोवाइड करते जाएंगे हर वीक पे. तो इंडिया बुक के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जुड़े रहिए इंडिया बुक के साथ. और जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल.